Good evening, everyone. Welcome to the session. Welcome back once again. Good evening, इतने लंबे वाले नाम जी। कैसे हैं आप सारे के सारे? ऑडियो, वीडियो, स्लाइड्स तीनों की तीनों सब कुछ ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक अंकित जी। आप बताएं आप कैसे हैं? हाय खुशी, गुड इवनिंग। मुस्कान, सानिया, लाइबा जी, गुड इवनिंग एवरीवन। इतने अच्छे बच्चे हो आप लोग, पहले से ही क्लास ज्वाइन करके बैठे हुए हो आराम से। आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैं देख रही थी उतनी देर से, बताए लास्ट 10-15 मिनट से कि कितने सारे बच्चे हैं जो पहले से ही ज्वाइन कर लेते हैं। दैट मीन्स दे आर वेरी मच पंक्चुअल अबाउट टाइम। वेलकम 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 एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। कैसे हो आप सारे के सारे? कैसा हुआ आपका एग्जाम? थोड़ा सा बताओ, बातें बातें कर लें 4-5 मिनट, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। तब तक आपके घट के दोस्त हैं वो भी आ जाएंगे। नॉट गुड आशा जी, ऐसा क्यों भाई? बहुत बुरा? सच में लाइबा जी ऐसे बोलोगे? बहुत सारे बच्चों ने तो मुझे पूरा पूरा पता है पेपर भेजा, एक एक पेपर क्वेश्चन डिस्कस। बहुत अच्छा मार्क्स गए। क्या बात है शिल्पा जी, कितने मार्क्स आ गए आपके? हम्म। ओ, क्या बात है, 56, नॉट एट ऑल अ बैड वन। बहुत ही अच्छे मार्क्स है कशिप, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। एंड बाकी लोग का बुरा क्यों गया भाई? नॉट बैड नॉट गुड। नॉट बैड नॉट गुड। आप साइंस वाले स्टूडेंट्स ऐसा मत कहो यार। साइंस वाले स्टूडेंट्स का तो एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं, लाइन। यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं या तो गुड या फिर बैड। क्यों आशा जी? सौरभ जी सच में इतने कम मार्क्स? क्यों भाई? नॉट गुड? यार तुम लोग क्यों, मतलब कहाँ पे मैम, एक महीने में? ओके, 43। प्राची जी फर्स्ट एग्जाम के चल के लिए वो भी बुरे मार्क्स नहीं है। 43 दे आर ऑल्सो गुड। 40 से ऊपर है दैट मीन्स आप अबव एवरेज वाले ही बच्चे हो। हाय शिवांकी। और बाकी लोगों के कैसे हुए हैं मैम? मेरे 40। देखो 40 से जितने भी अच्छे हैं मेरे अकॉर्डिंग वो सारे के सारे अच्छे बच्चे। अभी नहीं बताया है बायो का। ओके साजिया 46। ओके। हाय शिवांकी, कैसे हो आप? चलिए जी, आपका क्योंकि ये बैच है 9 से 10 हमें रन करना है, तो मुझे चीजें बहुत ही फास्ट वे में लेके जानी पड़ेगी। यशिका जी 55, वेरी 55 इज अ गुड नंबर पहले एग्जाम के लिए। तो बहुत अच्छा नंबर है। मैं फर्स्ट टर्म का सिलेबस, मैम सेकेंड टर्म में क्या? फर्स्ट टर्म का सिलेबस मैं पढ़ नहीं पाई आपका मैसेज, इसलिए मुझे फिर से जाना पड़ेगा चैट बॉक्स में। मैम टर्म 2 में टर्म 1 का सिलेबस आएगा। और सौरभ जी अभी आपको पता चलेगा, डोंट वरी, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी। चलिए जी, एक और लास्ट मिनट का वेट, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हाय उषा जी, बहुत दिनों बाद दिखे आप भी मुझे। आप बताएं कैसे गए आपका फेस्टिवल्स? हम लोग दिवाली से नहीं मिले ना, राइट? उससे पहले से ही। और आपके हॉलीडे प्लस आपके एग्जाम्स तीनों। एग्जाम्स का तो मुझे बताया कुछ बच्चों ने, थोड़ा सा उनको तैयारी की जरूरत है, बट कोई बात नहीं। अगर आपके नंबर कम भी आए हैं तो मैं आपको आज की इस क्लास में उसका भी एक क्या बोलते हैं तरीका, कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग होता है कभी कभार। फर्स्ट एग्जाम जरूरी नहीं है हर एक का अच्छा जाए, तो इट्स ओके, ठीक है। बट वो याद रखिए, नेवर सेटल। पढ़ते हो ना वो किसी किसी एडवर्टाइजमेंट का वो है ना, नेवर सेटल करके, तो उसको याद रखो और अपने आप को क्या करो, दिन पे दिन थोड़ी 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 चीजें याद करते चलो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना बच्चे, जो मैं आपको हर क्लास में कहती हूँ, दैट इज कि अपना टाइम मैनेजमेंट। एक दिन रात में बैठ के सोचो कि तुम सच में क्या करना है, ठीक है? एंड उस अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करो। मतलब सुबह उठ के स्कूल भागे, घर से आए कोचिंग गए, रात में आके अवंती में पढ़ रहे हो, ठीक है? फिर सुबह उठोगे, यही करोगे, यही तुम्हारी साइकिल चलती रहेगी, ठीक है? बट इससे काम नहीं होने वाला ना बेटा, तो आपको, मैं फ्रैंकली बोलूं, तो ये चीज अपनी लाइफ से गायब करनी पड़ेगी। और इसकी जगह डालना होगा कौन सा वर्ड? जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं, सेल्फ स्टडी, ठीक है? ये चीज आपको डालनी पड़ेगी, उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। दैट इज माई प्रॉमिस, ठीक है? मतलब ये आई कैन मतलब चैलेंज यू फॉर दैट, ठीक है?
शशि जी, अगर आपको आवाज नहीं आ रहा होता ना, तो मतलब बाकियों को आवाज नहीं आ रहा, तो आप देख सकते हो क्लास की स्ट्रेंथ इस टाइम 50 से ऊपर है। ठीक है, तो सबको नहीं आ रही होती, बट अगर आपको नहीं आ रही तो आपको अपने एंड से अपना जो नेटवर्क है उसको रिफ्रेश करना हो। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। स्कूल से अवंती में पढ़िए, उसके बाद आप बीच वाला जो टाइम बचा है अपना प्लीज और प्लीज स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी करिए। जितनी चीजें आज मैं रात में आपको पढ़ा रही हूँ इस टाइम में, कितने बजे दोबारा 2 बजे स्कूल छूट जाता है, 2 से लेके 8 बजे तक का बहुत टाइम है आपके पास, आराम से बैठ के पढ़िए, 6 घंटे बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो जी, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। एंड अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं आपकी कौन सी क्लासेस, फेवरेट बायोलॉजी क्लासेस। और जिन जिन के मार्क्स इस बार थोड़े खराब आए, मैं उनके नाम नोट करने वाली हूँ, और फिर आपको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम आप कैसे बहुत बेटर कर सकते हो। मतलब अगर आपके जैसे शुभम जी ने अभी बोला, शुभम या कौन थे जिनकी उनके 10 ही मार्क्स आए हैं, तो आई विल ट्राई फर्स्ट कि मैं उसको एटलीस्ट 40 में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, मैं आपको उतना ही बताऊंगी, क्योंकि 10 मार्क्स का मतलब है कि आपका बेस बहुत ही कमजोर है, कम है अभी। तो उसमें आपको क्या करना है, मैं आपको उतना ही बताऊंगी जितने से आप एग्जाम में एटलीस्ट 40 मार्क्स गेन कर सको। ठीक है? चलिए जी, आप सबको पता है वाई आर वी आर हेयर टू लर्न। कोई बात नहीं अंजलि जी, अगर आपके फर्स्ट एग्जाम में 30 मार्क्स आए हैं, ओके, मतलब मार्क्स तो ज्यादा अच्छे नहीं है, बट कोई नहीं, इस बार हम काम चला लेते हैं। बट अब जो मैं बातें आप लोग की ना, इसलिए मैंने आपके मार्क्स पूछे हैं, जो मैं आपसे बातें करने जा रही हूँ प्लीज बहुत ही ध्यान से सुनना। राहुल 40 भी ठीक ठीक है, 40 + 40 अब वाले जो है उनकी ठीक है। विवेक जी 427 इज ऑल्सो और कम मार्क्स। ठीक है, चलिए जी, प्लीज अब कोई ना 20 मिनट्स तक के लिए कोई नहीं बोलेगा, उसके बाद हम सारे के सारी चीजें सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप बोलेंगे 10 मिनट्स के लिए, सो दैट जो मैं आज का जो चैप्टर है जो आपके लिए लेके आई हूँ वो कंप्लीट कर सकूं। कोई बात नहीं आशा देवी जी, आई विश कि अगर आपकी इस टर्म में 24 है तो मैं उसको एटलीस्ट 50 तक लेके जाऊं। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, बस ऑल आई नीड यू इज कि आप स्कूल से सीधे घर आके सेल्फ स्टडी करें और फिर अवंती में मेरे साथ पढ़ाई करें। ठीक है, आप अपने एंड की ऑनेस्टी दिखाइए, मैं अपने एंड की। ठीक है, चलिए जी, वी आर हेयर टू हेल्प यू टू गेट द बेस्ट कॉलेज। बेस्ट कॉलेज आपको कैसे मिलेगा, जब आपकी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, अभी अपने लिए सब्जेक्ट की बात करती हूँ, बायोलॉजी, बायोलॉजी का अगर आपको A to Z पता है, राइट, तो आपसे एग्जाम में एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले कि एम के बाद क्या आता है, या एम से पहले क्या आता है, या एम किस किस के बीच में आता है, किसी भी तरीके से वो पूछ ले, आप वो आंसर दे दोगे। तो हम कर क्या रहे हैं, आपकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग एकदम कोर लेवल पे लेके जा रहे हैं, ताकि आप सबसे बेस्ट तरीके से उसको समझ सको। और ये अल्टीमेटली आपको किस चीज में हेल्प करेगा, आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें तो करेगा ही करेगा, और साथ में आपको हेल्प करेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। हम यहाँ किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये बात आप हमेशा से समझ लीजिए। बिकॉज मैं ये नहीं समझती कि हर एक बच्चे का एम नीट होगा, क्योंकि मेरा खुद का भी नहीं था कभी नीट। मुझे एक्चुअली ये जो ब्लड ब्लड है उसको देख के डर लगता है बहुत, तो मैंने भी कभी नीट का एग्जाम नहीं दिया। बट हाँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट थी। ठीक है, एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, आप उसमें देख सकते हो 2015 की बैच की मैं टॉपर थी। ठीक है, तो मेरा एम हमेशा से क्या था, टीचर बनना। तो टीचर बनने के लिए नीट क्रैक करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऑल्दो नीट के बाद भी आप बन सकते हो, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ा सकते हो, बट नीट मेरा कभी टारगेट नहीं था। हो सकता है किसी का एम हो माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने का या साइंटिस्ट बनने का। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप अभी, अगर आपसे मैं बोलूं बच्चे जी A to Z लिख के दिखाओ, हार्डली आप आई गेस 20 सेकेंड्स लिखोगे और A to Z तक पूरा लिख दोगे। क्यों, क्योंकि आपने बचपन में उसको रट लिया है। वही चीज हमें अभी भी करनी है। ठीक है, ताकि आप जितने भी, जैसे बहुत सारे बच्चों का एम होगा कि मुझे क्या बोलते हैं BHU से क्या करना है, वो करनी है अपनी ग्रेजुएशन। तो बेटा जी, BHU किसी को भी नहीं ले लेता अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। ठीक है, वो उन्हीं को लेगा जो कि स्मार्ट होंगे। ठीक है, आपको पता है कि आज के टाइम पे सिर्फ हार्ड वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपका वर्क स्मार्ट भी होना चाहिए। इसीलिए हम क्या कहते हैं आजकल, मतलब अपने को, आप तो वो वाले बच्चे हो ना, क्या बोलते हैं, टिकटॉक वाले। ठीक है, तो आपको कैसा वर्क चाहिए, स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट प्लस हार्ड इज इक्वल टू स्मार्ट। ठीक है, तो इससे आप क्या होगा, कोई भी जो आपका फेवरेट कॉलेज आप चाहते हो ना इंडिया में पढ़ना,
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ये गवर्नमेंट कॉलेज है ना, देखो ग्रेजुएशन तो आप कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हो, बट हर एक को ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में एक अच्छा खासा अमाउंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को देना। और आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो है वो कितनी है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है, पूरे साल की फीस सिर्फ 5,000 रुपए जाती है या 6,000। ठीक है, तो इसीलिए लोग ट्राई करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस को ज्वाइन करें। अब बहुत सारे बच्चे, पिछली बार जब हम लोगों ने ओरिएंटेशन लिया था तो वो कह रहे थे कि मैम आप हमको क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स दो कि आप I-130 से पढ़ के कौन कौन से लोग जो है हाईर पोस्ट पे गए हैं। तो लीजिए, मिल गई पहली एग्जाम्पल आपकी, जो कि पूजा झा जी हैं, जिन्होंने 2014 में और 15, जिन्होंने क्या बोलते 2014-15 में हमारे साथ क्या बोलती यहाँ पे थी, सॉरी 13-14 में हमारे साथ थी, अवंती की ये स्टूडेंट थी। और वहां से इन्होंने क्या किया था, अपना अवंती से 11th-12th का कंप्लीट प्रिपरेशन किया था। उसके बाद उन्होंने अवंती के साथ ही पढ़ाई करते करते नीट क्रैक कर लिया था, किसमें, बट इनका सिलेक्शन हुआ था डेंटिस्ट्री में। ठीक है, बट इनको लगा कि डेंटिस्ट्री ही जस्ट एक एंड नहीं है उनके लिए, बिकॉज हर एक का लाइफ का गोल आपको पता है अलग होता है। तो इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया, दैट टू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। सोचिए कि उस बच्चे का जो सब्जेक्ट का नॉलेज होगा वो कितना 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 ज्यादा क्लियर होगा। बेटा जी, अवंती की क्लास चल रही है 2008 या 9, 8 से स्टार्ट हुआ था, 2009 से ये रन कर रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, चलो जी। फिर इन्होंने जो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इन्होंने रैंक 82 स्कोर किया था यूपीएससी के 2021 वाले बैच में। चलिए जी, आगे बढ़ जाए। उसके अलावा ये हमारे हैं, क्या नाम है इनका, आयुष जी, जो कि कानपुर से बेसिकली बिलोंग करते हैं। और ये एमआईटी जो आपका देख रहे हो यहाँ पे, ये यूएस वाला एमआईटी है, इसमें इनका बीटेक में सिलेक्शन हुआ था, जो कि कौन से मैथ्स फील्ड वाले बच्चे करते हैं। और इस टाइम पे इनकी जो एनुअल इनकम है ना, दैट इज 1.4 CR, दैट मीन्स 1.5 करोड़ के लगभग इनकी हर सालाना क्या बोलते हैं salary है। और ये क्या है, इन्होंने क्या बोलते हैं एमआईटी, जो कि ग्लोबल रैंक नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, किसके लिए, इंजीनियरिंग के लिए। ये वहां पे एमएल इंजीनियर है। ठीक है जी, चलिए जी। अब देखिए, तीसरे आ जाते हैं वेदांत जी, जिन्होंने आईआईटी मद्रास से अपना क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। वहां पे इन्होंने सीएस ब्रांच, कंप्यूटर साइंस हम कहते हैं, सीएस ब्रांच से इन्होंने अपनी जो है ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट की। और इस टाइम पे ये माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस है, और इनकी भी जो सैलरी है दैट इज अराउंड 45 lakhs। ठीक है, तो ये बहुत ही, अगर बिकॉज आपको पता है कि हम सारे के सारे क्या है, एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। एवरेज फैमिली वालों के लिए 45 lakhs इज अ वेरी 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 बिग अमाउंट। ठीक है, तो ये आपके पेरेंट्स के लिए आपका क्या है, लाइफ का बेस्ट गिफ्ट हो सकता है। ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज क्या, मेरे को आप देखो, जब आप क्या बोलते हैं अर्न करने लगोगे तो मुझे तो पैसे दोगे नहीं आके। ठीक है, तो आप ये जो कर रहे हो वो खुद के लिए कर रहे हो, खुद की फैमिली के लिए कर रहे हो। तो मुझे जो आपसे चाहिए दैट, आपका क्या चाहिए, प्रॉपर टाइम चाहिए, बी पंक्चुअल, बी ऑनेस्ट। चलिए जी, और भी अगर आप लोग को देखना है तो आप ये देख सकते हो कि दिल्ली का, हम लोग क्योंकि आप दिल्ली से ही हो तो हम दिल्ली का ही लेके चलते हैं। तो दिल्ली के 137 स्टूडेंट्स को नीट के लिए एनरोल किया गया था लास्ट टाइम, बट ये नंबर आपको थोड़ा सा कम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको पता है कि अभी ये कोविड वोविड चल रहा था, तो बहुत सारे बच्चे, बहुत कम लोग बच्चे थे जिन्होंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, उसमें से 135 अपील भी हुए थे और 73 ने क्वालिफाई भी किया था, जो अपने आप में एक खुद से बड़ा नंबर है। ठीक है, बहुत सारे उसमें से क्या, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 68% है, ये मोटा मोटा कितना 68%, उसमें से 67% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना जो वो एनरोलमेंट है वो कंप्लीट भी करवाया। ठीक है, तो अगर वो बच्चे कर सकते हैं मैनेज, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए जी, अब क्या कहानी है। सी, मैंने यहाँ पे इसलिए पहले से ही वर्ड बड़ा बड़ा सा लिख रखा है कि मुझे आपसे क्या चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू बी ऑनेस्ट। अभी जैसे आप मुझे बता रहे हो, एंड इट्स वेरी 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 गुड कि आप मुझे ओपनली आके बता रहे हो, कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं। एंड मैं हमेशा से कहती हूँ कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल बेशरम होना चाहिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए, अपने डाउट्स पूछने के लिए, उसको कहीं से भी कुछ भी गड़बड़ लग रहा है उस चीज के लिए। ठीक है, तो आप ऑनेस्ट रहिए। जैसे अभी बच्चों ने मुझे बताया कि मैम मेरे 10 मार्क्स आए, कोई बोल रहा था मैम मेरे 27 आए हैं, किसी ने कहा मैम मेरे 24 ही आए हैं, तो दैट्स रियली गुड। ठीक है, क्या होगा ना, मुझसे उस बच्चों के नाम थोड़े से याद रह जाएंगे, इसलिए नहीं याद रहेंगे कि उनके मार्क्स कम आए, इसलिए याद रहेंगे कि मुझे उन बच्चों पे थोड़ी सी मेहनत करनी है। ठीक है, मैं देखूंगी कि हाँ वो बच्चे रेगुलर क्लास में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मेरे क्वेश्चंस को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, प्रॉपर आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बिकॉज अब जो चीजें है ना, आपको पता होना चाहिए कि हमारी ना 1 से 4 दिल्ली में क्लस्टर मीट थी। ठीक है, उसमें ना हमें ये सब सिखाया जाता है। आपको क्या आता था ना कि हम आते थे पढ़ा के चले जाते थे, बट जब अभी हम दिल्ली गए ना तो उसमें हमें सिखाया गया है कि आप ना रेगुलर जाके अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कैसे चेक करोगे।
ठीक है, अब मैं देख सकती हूँ जाके कि तुम लोग मेरी क्लास में कितना आ रहे हो, कि आज तो मेरी क्लास में जैसे 60 बच्चे प्रेजेंट हैं, 60 से ऊपर बच्चे प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो क्लास हो रही है ना, उसमें भी सपोज करो 70 बच्चे प्रेजेंट है, बट ये 70 बच्चे वो 70 बच्चे नहीं है जो पिछली क्लास में 60 बच्चे थे। ठीक है, क्या बात है सुषमा जी, वेरी नाइस बेटा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग के पास क्या है, अब हम लोग को सारे तरीके आ गए हैं, जैसे कि हम आप जिससे कि हम आपको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नजर रख सकते हैं हम आप पे, कि आप क्या बोलते हैं अपना रेगुलर 100% दे रहे हो हमें या नहीं। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग समझ लो, या ऑर्डर समझ लो, एक टीचर की एक्सपेक्टेशन समझ लो अपने से, कि प्लीज 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 बच्चे आप स्कूल जाइए, और उसके बाद अगर आपके स्कूल में ज्यादा आपको पढ़ाई नहीं समझ में मतलब नहीं हो पा रही है, तो आप अपने आप को टाइम दो बेटा, सेल्फ स्टडी करो, और उसके बाद आपको जो भी दिन में डाउट हो रहा है, अब आपको लगेगा मैम हम तो अभी 1 ही घंटा मिलते हैं, 1 घंटे में इतने सारे बच्चे होते हैं, आप कैसे डाउट सारे क्लियर हो गए। अभी देखो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होने वाली है। देखो जी, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको अभी तक मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपके बैच जो है सेग्रीगेट होने जाते हैं। हो सकता है कि मैं आपको ना पढ़ाऊं आगे, बायो के कोई और टीचर्स पढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास बायो के 7 टीचर्स हैं। ठीक है, और सारे टीचर्स बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो 13 नवंबर को एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है। ठीक है, मैं जिसके लिए मैं आपसे तब से कह रही हूँ कि आपका क्या बोलते हैं, एक टेस्ट होगा जिससे कि आपके बैचेस सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो ये वही टेस्ट है, तब से आप वेट कर रहे थे, नाउ इज द टाइम, जब आपका 13 नवंबर, दैट इज दिस संडे, आपका एक टेस्ट होगा। ठीक है, और वो संडे का जो टेस्ट होगा वो डिसाइड करेगा, देखो वो आपका फ्यूचर कहीं से डिसाइड नहीं कर रहा है बच्चे की, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, वो सिर्फ आपको ये बताएगा कि आप कौन से बैच में जाना, कि अभी इस टाइम पे आपका कौन से बैच पे जाने के लायक स्टेटस है। ठीक है, और स्टेटस इज नॉट अ बैड वर्ड एट ऑल। ठीक है, आशा जी ये क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। अभी मैं सारी सारी डिटेल दे रही हूँ, बस मुझे 5 मिनट और बोलने दो, उसके बाद ये सारा चीजें खत्म हो जाएगा, और 5 मिनट का मैं टाइम आपको दूंगी ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मुझसे क्लियर कर लो। उसके बाद हम अपना जो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है आधा घंटा वो बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट आपका जो कम से कम मिनिमम टाइम वेस्ट हो। ठीक है, और तो हमें ऑर्डर दिया गया था कि ये पहले बच्चों के 40 to 45 मिनट प्रॉपरली ये सब चीजें समझाओ उन्हें। ठीक है, चलिए जी, 13 नंबर को जो आपका बेटा जी टेस्ट होगा ना, दैट इज योर असेसमेंट टेस्ट। असेसमेंट टेस्ट कौन से टर्म्स में, उस टर्म्स में कि आपको हम कौन से बैच में डालेंगे। आपको पता है फोटोन बैच में थोड़ी सी पढ़ाई जो होगी ना, थोड़ी सी हायर लेवल वाली होगी, और कैटलिस्ट में हम आपको सिखाएंगे बेसिक का। ठीक है, अगर किसी बच्चे के एग्जाम में स्टार्टिंग के नंबर आ रहे हैं, 5-6 नंबर आ रहे हैं, दैट मीन्स आप क्या समझते हो कि उसका पूरा का पूरा अभी बेस ही सेट नहीं है। ठीक है, अगर आपको घर बनाना है तो आप सबसे पहले, जैसे अगर आपको सेकंड दूसरी मंजिल डालनी है, 10th तो हो गया तुम्हारा कि एक मंजिल तुम्हारी बन गई, अगर दूसरी मंजिल डालनी है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, लिंटर डालना पड़ेगा ताकि स्ट्रॉन्ग। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि आपको क्या करना है, एक बेस सेट करना है, और कैटलिस्ट बैच में बेटा जी वही होने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, पहले फटाफट से जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? फटाफट से यस मैम लिख दो एक बार स्क्रीनशॉट लेके प्लीज, फटाफट से यस मैम। थैंक यू मनीषा, थैंक यू मारिया, थैंक यू विवेक जी, थैंक यू सो मच। किसी ने कुछ तो लिखा मैम ओरिएंटेशन का करके कुछ, मैं पढ़ नहीं पाई मैसेज, आप फिर से लिखोगे क्या मैसेज, बिकॉज यस मैम के बीच में आपने लिखा ना, तो वो कहीं ना कहीं मुझसे मिस हो गया। ये आपका सिलेबस है। हाँ जी प्रियांशु जी, जस्ट गिव मी 5 more minutes और आई विल बी डन, हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपका 10th का जो सिलेबस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एंड आर, मिसॉक्स जी मुझे पता नहीं था कि आपका ओरिएंटेशन हो चुका है, एल्स मैं क्या बोलते हैं डायरेक्टली वो स्टार्ट कर देती, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि क्या बोलते हैं उनका ओरिएंटेशन नहीं हुआ था। ठीक है, सिमरन अभी सब पता चलेगा, बस 2 मिनट का टाइम दो मुझे, मैंने आपसे बस 5 मिनट मांगे हैं ना, बस 9:25 पे मैं ये बंद कर दूंगी, उसके बाद आपके जो डाउट्स हैं बस हम वो डाउट्स लेंगे, तब तक आपका ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, 10th क्लास का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी इवोल्यूशन एंड आर एनवायरमेंट एंड लाइफ प्रोसेस, और उसके अलावा ये जो चैप्टर्स आपके सामने हैं, इन चैप्टर से आपके एमसीक्यू टेस्ट होने वाले हैं। और ये टेस्ट आएगा कैसे, सुनो मेरी बात, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, और हर एक सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और आपको सब में क्वालिफाई करना है, एटलीस्ट 15-15 क्वेश्चंस आपके सबके सही होने चाहिए, तब आपका जो मार्क्स बनेगा वो 75 से 80 के ऊपर होगा। अगर मैं सिर्फ एक एवरेज ले रही हूँ तो आप, और शायद नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे फॉर द बैच फोटोन।
अब देखो फोटोन और कैटलिस्ट बैच की कहानी आपको मैं पहले से ही बता चुकी हूँ, ठीक है। देखो हाँ, यहाँ पे मैं जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ ना, इसीलिए मैंने इसको पहले से लिख के रखा है कि अब ना जब आप फोटोन और कैटलिस्ट में डिवाइड हो रहे होगे ना बेटा, तो उससे पहले भी आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा। वो गूगल फॉर्म पूरे पूरे होश में भरना, इसीलिए फिर से तुम लोग के लिए लिख रही हूँ कि पूरे के पूरे होश में भरना। फॉर किसके लिए? टाइम स्लॉट। तुम लोग अभी ये जैसे ओपन बैच में आके पढ़ रहे हो ना, इससे बेटर है कि आपका जो एलोकेटेड बैच होगा ना, अब आप उस जाके पढ़ो, सो दैट आपके देखो हमारे जो एलोकेटेड बैच होते हैं ना, उसमें स्ट्रेंथ रहती है 40। तो मुझे ना एक बैच के मैक्सिमम 20 से 25 स्टूडेंट्स के नाम भी याद हो जाते हैं कि ये किसका, अजरा जी वाला बैच है या फातिमा वाला बैच है। या अगर मुझे नाम नहीं याद है तो डीपी से समझ में आ जाता है कि हाँ उसकी कैंडी फ्लॉस डीपी है, तो मैं उसको समझ आती हूँ। तो प्लीज ये टाइम स्लॉट आप देखना, क्योंकि क्या हो जाएगा ना, कशिपा जी जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि आप ना अपने पर्टिकुलर जो आपका बैच एलोकेट होगा ना, उसी में जाके पढ़ोगे, तो जहां नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कम है, और जब एक क्लास में स्ट्रेंथ 80, जैसे आज तो क्लास में चलो ठीक है 70 के लगभग ही बच्चे हैं, बट जब हम लोग ओपन बैच लेते हैं ना, अभी जब मैंने लिया था 400 प्लस बच्चे थे। तो आप 400 बच्चे से अगर मैं एक से ही पूछूंगी ना कि सब क्लियर है, और किसी ने येस लिखा ना, सबकी ना आपको पता है बाढ़ चलती है उसमें। अगर किसी एक बच्चे ने भी ना नो लिख दिया, तो वो मुझे दिखेगा भी नहीं कि किसी ने नो लिखा भी था। तो यही हो जाता है। लशिका जी जो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, वो तो फिर कैटलिस्ट में ही जाएंगे, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, टीचर और बैचेस में आप डिवाइड हो जाओगे कि आपको टीचर क्या बोलते हैं और बैच, आपको क्या हो जाएंगे, ये जो टाइम होगा, जब आप टाइम स्लॉट फिक्स कर लोगे, तो 1.5 साल के लिए आप क्या हो जाओगे, इस पर्टिकुलर टीचर के लिए, और जो पर्टिकुलर बैच आपको मिला है वो आपका फिक्स हो जाएगा। बट द थिंग इज यहाँ पे क्या हो रहेगा, जो कि अभी जैसे किसी ने पूछा था कि फोटोन और कैटलिस्ट में डिफरेंस क्या है, तो ये है डिफरेंस। ये फोटोन वाला आपको जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ाता है, ठीक है। प्रियांशु जी आई एम सो सॉरी, आज तो मैं आपकी बात नहीं मान पाऊंगी, बिकॉज आज हमें जो ऑर्डर दिया गया है, ऊपर से आपको पता समझना चाहिए कि हमारे भी ऊपर जो बैठे हुए ना टीएल वगैरह बैठे होते हैं, दैट मीन्स टीम लीड, तो वो हमें पहले से ही गाइड करते हैं कि आज की क्लास में हमें क्या करना है, तो हमें सेम ही पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, ठीक है जी। चलिए जी। हाँ, फोटोन जो बैच जाएगा वो आपका थोड़ा सा एडवांस जाएगा। एडवांस का मतलब ये है, हाँ जी दिशा जी मैं उस पर भी आ रही हूँ, बस 2 मिनट दो। 2 मिनट दीजिए प्लीज, ठीक है। एडवांस में क्या है, थोड़ा सा एडवांस क्या बोलते हैं, फोटोन में क्या है, थोड़ा सा एडवांस लेकर जाएगा, और इसमें थोड़ा सा बस बेसिक लेवल पे जाएगा। सिर्फ एक ये डिफरेंस होगा, मतलब पढ़ाया अगर यहाँ पे सपोज करो मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही है, तो बायोमोलिक्यूल्स आपको कैटलिस्ट में भी पढ़ाया जाएगा और फोटोन में पढ़ाया जाएगा। बट मुझे यहाँ पे ये पता होगा कि फोटोन वाले बच्चों को ये पता है कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है, ठीक है। और मुझे कैटलिस्ट में ये पता है कि पहले तो मुझे इनको बायोमोलिक्यूल्स टर्म ही क्लियर करनी है, ठीक है। अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे इस वाले बच्चे को, क्योंकि मुझे पता है कि इसको बायोमोलिक्यूल्स का बेसिक बेसिक पता है, यहाँ पे मैं उसको जो 15 लाइन्स जो लिखवा रही हूँ, वो सबसे ज्यादा एडवांस वाली लाइन्स हो सकती हैं। और हो सकता है कैटलिस्ट वाले बच्चों को सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाए जिससे कि वो अपने बोर्ड एग्जाम्स को अच्छे से क्रैक कर सके, अच्छे नंबर ला सके, ठीक है। चलिए, और वंस हमें ये लगता है कि आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो गया है, आप एग्जाम दीजिए। ये जो आपके एग्जाम होना स्टार्ट हुआ है ना, ये पहला असेसमेंट टेस्ट है। उसके बाद आपके हर संडे एग्जाम होगा, और अगर आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आपको स्विच कर दिया जाएगा फोटोन में, ठीक है। और ये भी, हाँ, देखो ये इसको हम कहते हैं ओपन विंडो, ठीक है। ओपन माइग्रेटरी विंडो क्या कहा जाता है इसको हमारे यहाँ, ओपन माइग्रेटरी विंडो। इसका मतलब बच्चे जी ये होता है कि ये ना, अगर आप फोटोन में हैं, तो देखो आप तो ऑलरेडी अपग्रेडेड हो। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं गलत जगह आ गया, मैंने चीटिंग वीटिंग करके एग्जाम तो दे दिया, अब मेरे बस की मेरे से झिला नहीं जा रहा है, तो आप कहो चाहोगे तो आपको स्विच कर देंगे कैटलिस्ट में। बट अगर आप कैटलिस्ट में हो तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी फोटोन में आने के लिए, ठीक है जी। चलिए जी, अब देखो इसके अलावा जो बस ये जो लास्ट चीज है वो भी आज के लिए समझ लो, उसके बाद हम अपने चैप्टर पे आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी सोनाक्षी जी ऑनलाइन होगा मैम, सेंटर पे ही होगा। नहीं जी सेंटर पे नहीं होगा, ऑनलाइन होगा क्लास, ठीक। जो आपका एग्जाम है, फोटोन में भी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो या कैटलिस्ट में भी सिलेक्ट हो जाते हो, तो उसके बाद आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको एक चीज और सिलेक्ट करनी है टाइम के साथ साथ कि लक्षिका जी, तो बेटा मेरी गलती नहीं है ना इसमें, ये ओपन बैच है, और ओपन बैच में हमको, क्योंकि अगर आप कर चुके हो, आप देख रहे हो बाकी और भी बच्चे हैं जो इसके बारे में रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट मीन्स कि उनको ये नहीं करवाया गया है, ठीक है। जस्ट गिव मी 2 more minutes एंड वी आर डन विद द सेशन। उसके बाद हम अपना बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 12 आवर्स वाला और 6 आवर्स वाले में है। जैसे अभी का अगर आप देखोगे, बायोलॉजी की आपकी हफ्ते में कितनी क्लास होती है, एक क्लास आज होगी ट्यूसडे को और दूसरी होगी हमारी फ्राइडे को, 1 घंटा यहाँ 1 घंटा यहाँ। तो इसका मतलब है कि आप कौन से वाले बैच में हो, 6 आवर्स वाले बैच में हो, ठीक है। बट अगर आप सेलेक्ट करते हो 12 आवर वाले बैच में, तो आपको मिलेंगे 2 घंटे,
ठीक है, 1-2 घंटे ट्यूसडे, 2 घंटे फ्राइडे। अब आप खुद से सोचो कि जो सिलेबस और जितना कंटेंट हम 12 आवर्स में डिलीवर कर सकते हैं, क्या वो पॉसिबल है कहीं से भी कि हम 6 आवर्स में भी वो डिलीवर करें? नहीं, क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए, जैसे यूट्यूब पे अगर आप देखना चाहोगे तो आप 2x की स्पीड में देख सकते हो, क्योंकि वो स्पीडली चल जाएगा। बट आप नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं कर सकते ना, कि मैं आपको ऐसे बोलूं दिस इंटरेक्ट्स विद द फोकस मोर ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस ट्रैक इज अवेलेबल, ना आपको समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा। ठीक है, लाइबा जी 2 मिनट दे दो, बस खत्म हो रहा है बच्चे। ठीक है, और सेम चीज आपकी कैटलिस्ट के साथ भी होगी। अब देखिए आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपका पहला क्वेश्चन है, मुझे पता है क्या 13 तारीख को टेस्ट कैसे होंगे। तो बेटा टेस्ट होंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्लीज चीटिंग मत करना। गूगल से अगर आप चीटिंग करके आप आ भी जाओगे ना फोटोन में, तो भी, तो देखो पता है फोटोन में अगर आप आ जाओगे ना, तो उस पे आपको यह याद रख लो कि मैं आप पे बहुत कम मेहनत करने वाली हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम ऑलरेडी स्मार्ट हो, ऑलरेडी 75% से ऊपर वाले हो, तो मैं आप पे मेहनत ज्यादा क्यों करूंगी। और जब मुझे ये पता है कि ये मेरा जो है वो 40% वाला बच्चा है और उसको मुझे लाना है 80% के अकॉर्डिंग, तो मैं ऑब्वियस है उस बच्चे पे ज्यादा ध्यान दूंगी। तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। क्वेश्चन मिलते ही गूगल मत करने लग जाना। बैठ के शांति से जितने क्वेश्चन आते हैं प्लीज ऑनेस्टली दो। इस हफ्ते नहीं आ पाए तो क्या हो गया, नेक्स्ट हफ्ते आप आ जाओगे फोटोन में। ठीक है, अगर आप उसके, आपको लगता है कि हाँ आप अभी वो डिजर्व करते हो, और अगर नहीं डिजर्व करते हो तो बेटा थोड़ा मेहनत करो, उसके बाद अपने दम पे आओ, चीटिंग से नहीं। ठीक है, आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का क्या सीईटी का एग्जाम है, तो उसका भी प्रॉब्लम। क्या सीईटी का आपका एग्जाम कितना, 3 घंटे का होगा, आना जाना लगा लो 5 घंटे। ये जो आपका टेस्ट चलेगा ना वो 12 घंटे है। 12 घंटे का मतलब ये है कि आप किसी भी टाइम आईडी से लॉग इन करोगे जो आपको दी जाएगी, और फिर आप क्या कर सकते हो, अपना 2 घंटे का टेस्ट दिया एंड लॉग आउट, सबमिट। ठीक है, और जैसे ही आप इसको लॉग इन करोगे ना, बस ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है कि 1 से 2 मिनट के लिए वो साइट चलती नहीं है, बट आपको वेट करना है, बैक नहीं जाना है, और उसके बाद वो स्लाइड आपकी चल जाएगी। चलिए जी, बस यही चीज है जो मैंने आपको बताई है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे क्या ओपन माइग्रेटरी विंडो हमेशा चलती रहेगी, और आप अगर जब भी लगेगा आपको स्विच करने का, तो आप उसमें स्विच कर पाएंगे एग्जाम देने के बाद। चलिए जी, अब बताइए कि आप में से किसी को कोई भी डाउट वाउट है तो मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं आप। हो गया। हाँ लशिका जी, क्या हो गया, अगर मैं किसी भी बैच में पढ़ाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आ, अभी ऐसा बच्चे कुछ फिक्स नहीं हुआ है कि क्या बोलते हैं, कौन सा टीचर किसको पढ़ाएगा। सब अभी क्या बोलते हैं, आप लोगों पे डिपेंडेंट है। अगर आप लोग वोट करोगे कि अभी इनसे पढ़ना है तो आप उसको उससे पढ़ाएगा। बेटा जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या बोलते हैं मैम सिलेबस वाला, हाँ मैंने आपको जस्ट बताया कि हमारी जो थी ना 1 से 4 आपकी क्लस्टर मीट थी, तो वहां पे हमारे आपके स्कूल के प्रिंसिपल से बात हुई थी। तो दे हैव सेड कि मैम आप दिसंबर से जनवरी तक ना, जितना अभी सिलेबस नेक्स्ट आगे वाला है ना, प्लीज उसका करा दो। उसके बाद फेब्रुवरी से आप क्या बोलते हैं हमें जो बचा हुआ सिलेबस है, जो बच्चों को प्रॉमिस किया गया है, वो करवाइएगा। मैम फिर एडमिट कार्ड क्यों बन गए, किसके एडमिट कार्ड बन गए जी? बन रहे हैं सीईटी एग्जाम के लिए। कोई बात नहीं बेटा, सीईटी एग्जाम अलग है, और ये देखो नेहा जी आपको बता रही है, और ये एग्जाम अलग है। चलिए जी, और आदित्य जी फिर आप एक बार क्लास के, जब हमारा ये 10 बजे का टाइम होगा माइंड अप वाला, 1 मिनट के लिए रुक जाइएगा, मैं आपको दिखा दूंगी इसका स्क्रीनशॉट। मैंने उस टाइम पे इसलिए रोक दिया था ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको। और किसी को कोई डाउट, जस्ट लास्ट 1 मिनट एंड लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट चैप्टर हमारा। नहीं नहीं, आपने जब बायो से फिल किया उसमें तो मैथ्स का सिलेबस क्यों आएगा बेटा? लाइबा जी अभी आप, जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा ना उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा। और दैट मीन्स कि फ्राइडे को प्लीज सारे के सारे बच्चों से, जितने, देखो इस टाइम पे मेरी जो क्लास की स्ट्रेंथ है ना, दैट इज 69। ठीक है, 70। देखो नेहा जी ने ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हुई है। थैंक यू सो मच नेहा, आज की क्लास की आप मॉनिटर हो मेरी। ठीक है, अ, आप सिलेबस में तो दिया था, क्या सिलेबस में दिया है बेटा जी? अरे बेटा मैथ्स उसलिए है कि जो बच्चा पीसीएम से करना चाहता है, और कोई बच्चा पीसीबी से करना चाहता है। ठीक है, एमबी वाला अभी यहाँ पे नहीं है।
बच्चे बताया तो स्कॉलरशिप के लिए पायल, अभी जस्ट देखो नेहा जी ने बताया है, हम आपकी आज की मॉनिटर ने। चलो, मेरे अकॉर्डिंग किसने पढ़ाया, देखो मारिया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नीट बेस्ड क्या है। चलो सी देखो, नीट बेस्ड तो आप तभी क्लियर करोगे ना बेटा जब आपका बेसिक क्लियर होगा, है ना। तो नीट के लिए तो आपको कहीं पे भी आ सकता है, क्योंकि सिलेबस तो हमें दोनों में कंप्लीट कराना है ना, चाहे फोटोन बैच हो चाहे कैटलिस्ट बैच हो। हम ये नहीं कर सकते कि फोटोन वाले को हमने क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करवा लिया। बट आप ये बात खुद से भी थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि जिसको हम 12, बस जो डिफरेंस आएगा ना वो सिर्फ आएगा 12 पास और 6 आवर्स में। अगर आप रेडी हो हमें 12 आवर्स देने के लिए, तो वी आर ऑल्सो फॉर श्योर कि हाँ आपका 100% सिलेबस होगा। अब अगर आप 6 आवर्स दोगे, तो तुम थोड़ा सा खुद से दिमाग लगा लो ना कि कैसे होगा, है ना। चलिए जी, और किसी की कोई डाउट, कोई सवाल। हाँ जी आशा जी, जो आपके 10th बायो का सिलेबस था वो भी थोड़ा सा आपको करना है। सुमन जी सब हो जाएगा। ये ना पहली बार नहीं चल रहा है हमारे यहाँ पे, ये हमेशा ही इस जब बैच सेग्रीगेशन आता है ना बच्चे, तो हमेशा ही ऐसे होता है। तो अगर बहुत सारे बच्चों ने पहले भी किया है और बहुत सारे बच्चे आपके साथ के भी करेंगे, तो आप भी ऑब्वियसली कर लोगे। बस कितने दिन की बात है, आज ट्यूजडे है। हाँ जी शिवांकी, बस स्टार्ट कर रही हूँ। वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 4 दिन की बात है। बस 4 दिन अपना पूरा फोकस अपने सब्जेक्ट्स को दे दो। उसके बाद आपको जब बैचेस मिल जाएंगे तो फिर आप जो करना है आप करिए। चलिए जी, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे आज के चैप्टर पे, जिसका नाम क्या है आपका, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है जी, आधा घंटा हो गया है। और अब हम लोग कैसे पढ़ा करेंगे ना, कि वहां पे जाके हमें थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में बता देंगे कि आपको आज की क्लास में आप क्या क्या टॉपिक कवर कराओगे। बट आपको पता है वो तो हम पहले भी करते थे, क्योंकि आपको याद होगा कि मैं हमेशा अपनी क्लास की क्या समरी स्टार्टिंग में ही करा देती थी कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। ठीक है, चलो जी, आज की क्लास में हम ट्राई करेंगे हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन, ये तो हम कंप्लीट हो ही जाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए मैं अभी से कमेंट नहीं कर सकती, बिकॉज आधा टाइम हमारा निकल चुका है। बट नेक्स्ट क्लास में हमारे ये दोनों टॉपिक्स भी कवर होने वाले हैं। चलिए जी, आ जाइए। देखो आज की क्लास जब तक एंड होगी ना, देखो मैं समझ सकती हूँ कि आप सबने ना ये सारे वर्ड सुने होंगे। बट अगर अभी मैं किसी एक बच्चे से बोल दूं ना कि बच्चे आप मुझे ना न्यूक्लिक एसिड के बारे में 7 to 8 सेंटेंस लिख के बता दो, तो आप शायद नहीं लिख पाओगे। ठीक है, और मोस्टली क्लास की जो जनसंख्या है वो नहीं लिख पाएगी। बट इतना कितना बड़ा मैसेज लिखा है, मैम क्या हम अपना कोचिंग छोड़ सकते हैं अवंती के भरोसे 2 आवर्स वाले बैच लेके सिलेबस पूरा होने का। हाँ जी लक्षिका जी, ये जो संभावना है मैं आपको यहाँ पे अपने एंड से गारंटी देती हूँ। आप टाइम मुहूर्त सब कुछ लिख लो, अंजलि मैम का नाम भी लिख लो, अंजलि शर्मा, और कहो तो मैं साइन करके भी दे दूं कि अगर आप प्रॉपरली ये जो 12 आवर्स वाला बैच चल रहा है उसमें करोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा बेबी। ठीक है, चलो जी। तो आज की हमारी क्लास में हमारा एम क्या है कि जितना भी हम पढ़ेंगे ना, अरे यो वेलकम लक्षिका जी, मुझे खुद को बहुत खुशी होती है कि मैं आप लोग की हेल्प करती हूँ। ठीक है, तो आप आज की क्लास के बाद जब जाओगे ना, तो आप हर एक सब्जेक्ट हर एक वर्ड पे कम से कम नहीं 10 से 12 लाइंस लिख के जाओगे, जितना भी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स, ऐसे वाले वर्ड्स आपकी क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला आ जाता है क्या, तो पहला हमारा आता है कि बायोमोलिक्यूल्स, जो ये वर्ड है उसका मतलब ही क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोमोलिक्यूल्स। द मोमेंट आपने सेलेक्ट किया है ना बच्चे की, आपने बायोलॉजी को ऑप्ट किया है, तो आप उसी से समझ जाओ कि बायो मीन्स क्या है। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, चलो ठीक है, बायो तो हमें समझ में आ गया कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या समझते हो। मॉलिक्यूल्स आप समझते क्या है, मॉलिक्यूल्स जो वर्ड लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है। जैसे अभी तक हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे तो हम कैसे पढ़ रहे थे कि हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। कौन बताएगा मुझे सबसे पहले, फटाफट से बताना एक बार, बताइए बताइए, हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम क्या पढ़ते जा रहे थे, सेल। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, बट अगर आप सेल के भी अंदर को स्टडी करोगे ना पार्ट्स को, तो आप पाओगे कि उससे भी छोटा कोई चीज है। आपको पता है कि जब हम सेल को का ग्रुप बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है, टिश्यू, राइट। उसी तरीके से जब आप एटम का ग्रुप बनाते हो, पढ़ा है ना केमिस्ट्री में,
ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब सोचो क्या है ये छोटे छोटे से एटम या फिर जैसे कह लो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं। हमारा सेल अकेला नहीं है, उस सेल को भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने मिलके बनाया है। ठीक है, अब देखो क्या कहानी आ गई। अब आप कैसे लिखोगे? दोनों वर्ड्स के मतलब आपको समझ में आ गए। बायो मतलब क्या है और मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, कैसे लिखोगे? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है विच आर एसेंशियल टू परफॉर्म वन और मोर बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक या एक से ज्यादा बायोलॉजिकल फंक्शंस को जो कंप्लीट करते हैं उनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। फिर से एक बार देख लो, वो मॉलिक्यूल जो कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं और हेल्प करते हैं क्या करने के लिए? परफॉर्म करने के लिए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की बायोलॉजिकल फंक्शंस को। ठीक है, अब कौन कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है? लक्षिका जी आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, थोड़ा सा अब ना थोड़ी देर मुझे बोलने दो, 9:55 तक। ठीक है, उसके बाद तुम लोग बोलना 10 मिनट। ठीक है, मैं 10 मिनट का टाइम और दूंगी क्योंकि मेरी आपको पता है 10:15 से दूसरी क्लास भी होती है। ठीक है, चलिए जी, क्या कहानी चल रही है हमारी? बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? थैंक यू लक्षिका। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब होता है बायोलॉजिकल फंक्शंस, कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से फंक्शन करते हैं। अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट जब हम लोग बैचेस ले रहे थे कि पर्टिकुलर जब हम लोग पढ़े थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, याद है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब हम लोगों ने पढ़ा था, कैसे पढ़ा था? सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, और फिर पढ़ा था क्या? बॉडी लेवल था ना, और नहीं ऑर्गन लेवल था बॉडी कह रही हो, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे तो आपको याद होना चाहिए हमने कैसे पढ़ा था कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। राइट, यही पढ़ा था हमने। डिफरेंट काइंड ऑफ क्या ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम थे? डाइजेस्टिव था, रेस्पिरेटरी था, सर्कुलेटरी था, एक्सक्रीटरी था, उसके अलावा भी एन नंबर ऑफ सिस्टम्स थे। अब यहाँ समझाने का पॉइंट जो है वो ये है कि हर एक जो पर्टिकुलर सिस्टम था ना बेटा, उसका पर्टिकुलर ऑर्गन था। मतलब उस पर्टिकुलर डाइजेस्टिव, उस पर्टिकुलर सिस्टम का एक पर्टिकुलर ऑर्गन था। वो पर्टिकुलर ऑर्गन एक पर्टिकुलर काइंड का, मतलब एक फिक्स तरीके का फंक्शन करता था। कि डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जितने भी ऑर्गन थे वो क्या करते, हेल्प करते थे खाना पचाने में। याद है हमने उस टाइम पे पढ़ा था। रेस्पिरेटरी वाले किस तरह करते थे? रेस्पिरेशन में। सर्कुलेटरी वाले क्या, ब्लड को सर्कुलेट करते थे, इम्प्योर और प्योर ब्लड को भी एक्सचेंज करते थे। और एक्सक्रीशन वाले का था कि बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में था। तो वही जितने भी फंक्शंस है ना कहीं जो हमारे क्या बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो ही करवा रहे हैं। अब कैसे करा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे आगे। क्या देखिए, ये तो आपने समझ लिया बिकॉज ये मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप इससे डायरेक्टली लिंक कर लोगे इसलिए मैंने आपको समझाया। बट आपको जब एग्जाम में लिखना है तो आप ये लिखोगे कि बायो मॉलिक्यूल्स कहाँ रोल प्ले करते हैं बेटा? सेल डिविजन में, मॉर्फोजेनेसिस में एंड उनके डेवलपमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये बड़े बड़े दिख रहे हो ना वर्ड्स, आगे भी पढ़ के आए हो, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, तो यही है आपके बायोमोलिक्यूल्स। ये कैसे हैं, मैक्रो या माइक्रो? क्या लगता है? अच्छा मुझे पहले आंसर बताओ, ये कैसे मॉलिक्यूल्स है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स है या माइक्रो मॉलिक्यूल्स है? दोनों का मतलब समझते हो आप लोग? मैक्रो माइक्रो का? क्या बात है, नेहा जी ठंडले से आंसर दिया है। मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस का मतलब नहीं समझते हो? मॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? मैंने आपसे लास्ट क्लास टाइम पे भी जब आपको पढ़ाती हूँ ना तो मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोजेनेसिस कहाँ से वर्ड लिया है? मॉर्फोलॉजी से। ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी जो है वो चेंज होती रह रही है। जैसे कि आपका वो टैडपोल वाला एग्जाम्पल था, लार्वा फिर टैडपोल फिर फ्रॉग बनता है, तो वही मॉर्फोलॉजी में चेंज आना इज कॉल्ड मॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, चलिए जी आ जाइए जी, जितने बच्चों ने आंसर दिया था पढ़ लो। हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं हमने उनको दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। क्या किया है बच्चे जी? दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। देखिए जी, एक आता है हमारा माइक्रोमोलिक्यूल्स, दूसरा आता है हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है? हाँ जी पायल जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप बेटा। कोई बच्चा मुझे बताने में इंटरेस्टेड है कि ये हमने जो डिवीजन किया है वो किस बेसिस पे डिवाइड किया है? हम लोग के कमेंट्स पढ़ने के लिए मुझे और इधर देखना पड़ता है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमने डिवाइड किया है बायोमोलिक्यूल्स को। बिल्कुल सही आंसर, और 2 सेकंड में आंसर दिया है हमारी लक्षिका जी ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा जो डिवीजन है बेटा जी वो साइज के बेसिस पे डिवीजन है। किस पे? साइज के बेसिस पे। पहला बायोमोलिक्यूल्स का डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स को बहुत अलग अलग तरीके से हम डिवाइड करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये कौन सा आ जाता है? माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है कि ये जो
मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे हैं, और मैक्रो का मतलब होता है दे आर बिगर इन साइज। अब हमने ये कैसे कर लिया भाई कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो बेटा हम डिसाइड करेंगे कि जितने भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स 8 से 800 डेल्टन्स के बीच के होंगे वो हमारे आ जाते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स में, और जो मोर देन 1000 डेल्टन्स वाले होंगे वो हमारे आते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, चलिए जी। अब माइक्रोमोलिक्यूल्स में हमारे कौन से आते हैं? जितने भी ये गैसेस हैं, वाटर है, अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सारे आते हैं हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स में। और जितने भी किसी भी चीज के मोनोमर्स होंगे, चाहे प्रोटीन बनाने के टाइम, चाहे न्यूक्लिक एसिड बनाने के टाइम पे, चाहे लिपिड्स बनाने के टाइम पे, वो सारे भी मोस्टली हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं। लक्षिका व्हाट अबाउट 800 टू 1000? वो यूजुअली हम लोग क्या बोलते हैं साइंटिस्ट वाले जब जाते हैं ना, तो हम अप्रोक्स में जाते हैं, तो 800 से अबव वाले भी हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स में ही आएंगे। ठीक है, बट आप लिख के एग्जाम में यही आओगे कि मोर देन 1000 डेल्टन्स। ठीक है, 800 से अबव वाले सीधे सीधे मैक्रोमोलिक्यूल्स में आएंगे, बट हम लोग क्या साइंस के उसमें अप्रोक्स में जाते हैं। ठीक है, ये वाली स्लाइड सबको क्लियर हुई? शुभम जी कहाँ हैं आप? और आशा जी आपको समझ में आया? डेल्टन बेटा जो है ना, जैसे रिया, डेल्टन कहने से तुम्हारा, मैं अगर पूछूंगी कि रिया आपका वेट कितना है, तो आप बोलोगी मैम मेरा वेट जो है 50 kg है। तो केजी क्या है? या फिर मम्मी ने तुमसे कहा कि रिया आज प्लीज क्या बोलते हैं 1 लीटर पेट्रोल ले आना बाहर से। ठीक है, तो लीटर क्या है? उसकी यूनिट है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये जो है ना बेटा मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आपको पता है बायोमोलिक्यूल, देखो हमने तो अभी तक पढ़ा था कि सेल ही इतना पिद्दी सा है, ये छुटकू सा। ठीक है, अब सेल भी बना हुआ है बायोमोलिक्यूल से, तो तुम सोचो कि वो कितने छोटे होंगे, राइट? तो वही चीज है कि वो बहुत छोटे हैं, तो उनका जो मेजरमेंट का यूनिट है ना वो अलग है, उसको हम डेल्टन से मेजर करते हैं। ठीक है, और मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे क्या कहते हैं, जो मोर देन 1000 डेल्टन्स वाले होते हैं, जिसमें हमारे क्या कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स आते हैं। चलिए जी, थैंक यू रिया जी फॉर रिस्पॉन्डिंग। आगे आ जाइए जी। अभी हमने पढ़ा साइज के बेसिस पे, अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बेसिस पे? अब हम पढ़ने वाले हैं उसके नेचर के बेसिस पे। नेचर के बेसिस पे हम उनको क्या दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो हमारे कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, कौन कौन से आ जाते हैं हमारे? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक और अच्छा मैं एक चीज तो बता पूछना तुम लोग से भूल ही गई। आपने यहाँ पे पढ़ा होगा न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह, ठीक है, अमाइनो एसिड्स पढ़े होंगे आपने। कितने अमाइनो एसिड्स हैं टोटल? बस मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चों को इस चीज की नॉलेज है। फटाफट से बताओ कितने अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास, कितने लेटेस्ट और अपडेटेड हो तुम लोग, बस मुझे ये देखना है। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। इकरा गलती से लिखा है आपने ये, पायल जी गलत है आप। हाय राम, तुम्हारी क्लास क्या कर रही है? तुम लोगों ने क्वेश्चन सुना मेरा? रिया बिल्कुल सही कहा आपने, पायल आपने भी सही कहा। हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं बेटा जी, तुम्हारी मैम का फेवरेट टॉपिक है, कैसे भूल सकते हो, बायोमोलिक्यूल्स में भी 20 अमाइनो एसिड्स हैं। बट अगर आपको, जब मैं आपकी उसमें थी ना एज में, दैट मीन्स कि इन 2009 जब मैं 11th क्लास में थी, तब हमारे टाइम पे भी क्या एक ये क्वेश्चन ना बहुत जल्दी पूछा जाता था। बिल्कुल सही कहा लक्षिका जी ने आपने। ठीक है, कि अभी ना 21st और 22nd भी अमाइनो एसिड्स आ चुके हैं, तो उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो सेलेनोसिस्टीन, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, कोई बता पाएगा मुझे? जस्ट 30 सेकेंड्स में बता पाए तो बता पाए, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी फाइंड अप करना है 10 मिनट के अंदर। 22nd अमाइनो एसिड जिसको हम कहते हैं, कोई गूगल नहीं करेगा? नहीं पता है तो नो मैम लिख दो, इट्स ओके। नहीं पता है पायल जी, वेरी गुड पायल, मुझे यही ऑनेस्टी चाहिए अपनी क्लास में। पायल एंड लक्षिका वेरी गुड। ठीक है, बी बोल्ड, नहीं पता है तो नहीं पता है। ठीक है, दूसरा है बेटा जी पायरोल लाइसिन। ठीक है, ये दोनों नाम अब याद कर लो, और स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट भी लो, वरना तुम लोगों को तो स्लाइड्स वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे 21st और 22nd अमाइनो एसिड्स जो है प्रेजेंट है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाओ। हम लोग पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स को किस बेसिस पे? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बेसिस पे। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अभी जैसे स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ा रही थी तो किसी ने मेरे से बोला था कार्बन कंपाउंड्स। तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, वो सारे के सारे हमारे कौन से होते हैं? कार्बन कंपाउंड्स वाले को हम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे कैसे हैं? कार्बन कंपाउंड। क्या लिख रही हो? सी कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसमें आते कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। आप सबके सब जानते हो कार्बोहाइड्रेट मोस्टली किसके बने होते हैं?
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कभी कभी नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी आ जाता है। फिर अगर आप फैट्स की बात करो तो फैट्स के आपने क्या बोलते हैं लंबे लंबे डायग्राम देखे होंगे, बट वो सारे भी क्या है, मोस्टली कार्बन होते हैं, उसके ऊपर आगे पीछे क्या बोलते हैं हाइड्रोजन वगैरह और ऑक्सीजन वगैरह जो लगे होते हैं। उसी तरीके से प्रोटीन्स, ये भी हमारे क्या कार्बन से ही बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये सब के सब क्या है बेटे जी, कार्बन से ही कहीं ना कहीं मिलके बने होते हैं। और फिर आ जाता है हमारा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में हमारे आती है मिनरल्स, गैसेस और वाटर। ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन कंपाउंड्स नहीं है। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? ऑर्गेनिक मतलब कि कार्बन कंपाउंड्स, क्लियर हुआ या नहीं? फटाफट से एक बार बता दो। चलिए जी, लक्षिका और पायल ने फटाफट से रिप्लाई किया, दैट मीन्स की क्लियर हो गया। ठीक है, चलो जी, फिर आ जाते हैं हमारे जिनको नहीं क्लियर हुआ है बच्चे जी, वो लास्ट में एक बार बोल दीजिएगा, मैं एक बार रिपीट कर दूंगी। चलिए जी, आदित्य जी ने कह दिया तो मैं अभी रिपीट कर देती हूँ। देखो, बायोमोलिक्यूल्स ना हम बेटा नेचर के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक और दूसरे होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की कहानी यहाँ पे ये हो जाती है कि ये जो ऑर्गेनिक है ना, इनको हम कहते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, कि इसमें कार्बन कहीं ना कहीं बीच सेंटर में रोल प्ले कर रहा होगा। जिसे कहते हैं ना, जैसे हमारी बॉडी में क्या, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो हमारा क्या है, सारा सेंटर कंट्रोल कर रही है। तो उसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उनको हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि कार्बन जो है ना, वो उसका एक मोटा वाला जो है ना एरिया कवर कर रही होती है, क्योंकि हर एक जगह पे कहीं ना कहीं ये अटैच होते हैं। तो इसमें हमारे क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन आते हैं। और बाकी जो इनऑर्गेनिक है उसमें कार्बन का ऐसा कोई रोल नहीं होता, कार्बन होती है बट वो कंप्लीटली उस पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। फिर हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे भी उनको डिवाइड करते हैं इनटू एल्डिहाइड, कीटोन्स, एरोमेटिक, एलिफेटिक। एल्डिहाइड, कीटोन ये आपने अपने क्या बोलते हैं 10th में और केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे। एरोमेटिक का मतलब होता है क्या, रिंग फॉर्म में, कोई भी रिंग हो सकती है, वो ट्राइंगुलर वाली भी हो सकता है हेक्सागोनल वाली हो सकता है पेंटागोनल हो, कैसी भी, जिसका मतलब 5 कोने। और एलिफेटिक का मतलब होता है कि उसका कोई और छोर नहीं है। ठीक है, कितनी भी लंबी तक वो एक्सपैंड कर सकती है। ये आपको केमिस्ट्री में ज्यादा क्लियर हो गए। अब आ जाइए जी, मैं लेती हूँ दो बच्चों के नाम, लास्ट के दो हैं प्रिया और जहरा जी। अब मैंने क्या है, प्रिया और जहरा जी को एक काम दिया करने के लिए, और वो काम ये दिया कि बेटा आप मुझे बताओगे कि किसी भी पर्टिकुलर उसमें कौन सा चीजें ऑर्गेनिक है और कौन सी इनऑर्गेनिक। मैंने प्रिया को भी एक लीव दी, ठीक है, और दूसरी है जहरा जी, उनको भी लीव दी। अब मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे पता करोगे कि ऑर्गेनिक इसमें कैसे निकालने का तरीका और इनऑर्गेनिक निकालने का तरीका। तो पहले तो वे ये देखेंगे दोनों की दोनों कि दोनों में से एसिड में सॉल्युबल कौन सा है और एसिड में इनसॉल्युबल कौन सा है, क्योंकि इसी से ना बहुत सारी चीजें आगे तक क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर आप देखो, जैसे हमारी चीनी है, वो पानी में कैसे हो जाती है, पूरी तरीके से घुल जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाटर सॉल्युबल। और वही हमारे पत्थर जो है, पेबल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो पानी में क्या है, इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का मतलब आप मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब आ जाती है हमारी क्या, प्रिया जी। प्रिया जी को क्या कहा था मैंने कि आपको निकालना है प्रिया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं हमारे इसमें। तो कैसे निकालेंगी प्रिया जी, उनको भी मैंने एक पत्ता दिया है, लीफ, और क्या बोलते हैं दूसरी जो जहरा जी हैं उनको भी एक लीफ दी है। तो जहरा जी का तरीका अलग और इनऑर्गेनिक निकालने का प्रिया का तरीका अलग। प्रिया क्या करेगी, लीफ को लेगी, उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ उसकी चटनी बनाएगी। किसकी हेल्प से, ये देखा है आपने ऐसा डिश, एक मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड, कहाँ बनाऊँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके, जानते हो इसे, ये आप लोगों ने मतलब मोस्टली क्या बोलते हैं, सबके यहाँ पे मिलता है, मतलब अदरक अदरक कूटने के काम आता है चाय बनाने में। बिल्कुल सही, पिस्टल एंड मोर्टार कहते हैं इसे। ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं इसे, ओ से ओखली, बच्चों को पढ़ाया जाता है ओ से ओखली, वही वाला ओखली है ये। ठीक है, इसके इसमें हम डालेंगे पत्ती और उसमें डालेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब जो बेटा बात चीज, आपको एक चीज जो याद रखनी है ना, वो ये भी याद रखना है कि हर एक का अमाउंट फिक्स है, कि इसका वेट अगर इतना है ना, तो यहाँ सपोज करो ये लीफ जो मैंने आपको प्रिया को दी है, वो हमारी 5 ग्राम की थी। ठीक है, तो मैं जो इसको अमाउंट दूंगी ना ट्राइक्लोरो एसिड का, वो भी फिक्स होगा कि मैंने 5 ग्राम पे 50 ml उनको दिया है। ठीक है, तो हर एक का वेट और अमाउंट जो है वो फिक्स होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे की कि मैंने उनको पत्ती दी। अब ये नहीं कर सकते ना कि मैंने एक पत्ती दी थी और एक जग पानी दे दिया कि भाई लाओ पीस के लेके आओ। तो ये नहीं, हर एक चीज का फिक्स अमाउंट होगा, तभी आप प्रॉपर चीजों को एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे जब आप बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो तब सब कुछ फिक्स होता है, कुछ भी सरप्राइज नहीं होता। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को लिया और फिर कर दिया फिल्टर। जैसे घर में चाय हमें हर किसी ने बनाई होगी, चाय नहीं बनाई भी होगी, जो थोड़े बहुत नवाब लोग होंगे उन्होंने बनती हुई देखी तो जरूर होगी।
जब आप उसको छानते हो तो नीचे जो पानी रह जाता है वो कैसा होता है, कौन से फेस में होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कौन से फेस में होता है? जल्दी बोलो जी फटाफट से, 10 मिनट का टाइम रह गया है। लिक्विड, ठीक है। पायल जी ने आंसर दे दिया तो मैं उन्हीं के साथ देके चल रही हूँ। प्रिया का एक्सपेरिमेंट है, प्रिया का आता पता नहीं है। और ठीक है, चलो जी, बहुत सारे बच्चे अब आ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, लिक्विड में होगा। तो अब याद रख लो ये बात कि जब भी आप उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से ट्रीट करोगे, फिर उसके बाद उसको फिल्टर करोगे, तो आपका वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पहला होता है जिसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट, जो कि हमारा क्या हो रहेगा, हमेशा ही लिक्विड रहेगा। वो कैसा है, एसिड सॉल्युबल है। उसमें कौन से कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा, फटाफट से बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या हुआ, ये कैसे कंपाउंड हुए? अभी जस्ट मैं बता के हटी हूँ, किसी ने एक बार रिपीट भी करवाया था। कार्बन वाले, बिल्कुल सही, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, एक बार मैं समझ गई, सो प्राउड ऑफ यू। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में भी लिख के भी आना है आपको। और फिर जो हमारा रिटेंटेड वाला पार्ट है, जो कि हमारा छन्नी में रह जाता है ऊपर, यहाँ पे ना हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे यूज किया गया ना चीज क्लोथ, उसकी जगह पे आप वॉटमैन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रुको, ये रेड वाले से शायद आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा अच्छे से। उसकी जगह पे ना बच्चे हम क्या, वॉटमैन फिल्टर पेपर, ठीक है, वॉटमैन फिल्टर पेपर, और क्या ही पे ना म्यूसलिन क्लोथ्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको भी यूज करते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, और उसको हम फिल्टर कर लेंगे। और आपको मैंने क्या बताया कि फिल्ट्रेट वाले में हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। कॉटन नहीं जी शिवांगी जी, ये आप साइंस के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बेटा। म्यूसलिन क्लोथ जो होता है ना, जैसे जैसे आपको ये वाला क्लोथ देखोगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो उसमें जो गैप होता है ना वो बहुत कम होता है। जैसे अगर आप नॉर्मल हैंकी वगैरह में करोगे ना, तो बहुत सारी चीजें जो होंगी ना वो भी नीचे चली जाएंगी। बट ये जो क्लोथ होते हैं ना, ये स्पेसिफिकली डिजाइन ही होते हैं किसके लिए, आपके एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है जी, अब अगली हमारी कंटेस्टेंट है पायल जी। ठीक है, प्रिया जी का एक्सपेरिमेंट हो गया, अब हम लेंगे पायल जी। मैम बट बुक में लिख, बुक में, मैम बट बुक ले लिखा है। अभी रुक जाओ बेटा जी, बस 3 मिनट का टाइम है, उसके बाद मैं आपके डाउट्स लूंगी, ठीक है। और 2 मिनट का टाइम दे दो बेटा जी। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में अलग अलग चीजें यूज की जाती हैं, दैट्स नो बिग डील। कि यार मैम को तो ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे हम कॉटन भी यूज कर सकते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। कभी 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 कोई कोई चीज तुम्हारी मैम से भी मिस हो सकती है ना। चलो जी, क्या है, आपको हमने क्या, आप प्रिया का एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, प्रिया का एक्सपेरिमेंट अगर हो गया, पायल का करना है, ठीक है। पायल को मैंने कौन सा दिया था, पायल को मैंने कहा था फाइंड करने के लिए क्या चीज, कि आपको इनऑर्गेनिक वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक को आप कैसे करोगे, क्योंकि बहुत सारी लेबोरेटरीज में जरूरी नहीं है कि अभी ओवन प्रेजेंट हो। तो क्या करना है, आप ना अभी से, जैसे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो ना, आप अभी से एक काम कर लो, प्लीज 4 से 5 पत्ते जो है ना अपनी बुक में उसको दबा के रखो। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा आगे जाके टाइम बच जाएगा। कैसे, बिकॉज जो आपके एक्सपेरिमेंट्स होंगे ना वो कहीं ना कहीं उसमें यूज की जाएंगे। जैसे कि ये पायल जी का एक्सपेरिमेंट है, मैंने उनको पत्ती दी, अब मैंने उनसे कहा है कि इनऑर्गेनिक वाले निकालने हैं। उन्होंने ड्राई वेट लिया, ड्राई कर दिया उसको, कैसे, बुक में रख के या किसी भी तरीके से उसको सुखा लिया, फिर उसका वेट ले लिया और उसको कर दिया नोट। अब देखो क्या होगा, जो ये आपकी सूखी सी पत्ती है ना, जो ये आपको दिख रही है, उसमें हमने लगा दी आग, ठीक है। जब हमने आग लगाई तो एक बात हमेशा याद रखना, कि कार्बन कंपाउंड्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे गैशियस फॉर्म्स बन के उड़ जाएंगे, धुएं में निकल जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, गैशियस फॉर्म में उड़ जाएंगे वो। ठीक है, तो कौन से उड़ गए, कार्बन कंपाउंड्स उड़ गए, मतलब क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उड़ गए। और जो बच जाती है हमारी राख, उसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी लक्षिका जी, इनऑर्गेनिक वाले जो है हमारे ये राख में प्रेजेंट हो गए। और फिर आपको पता ही है कि इनऑर्गेनिक में हमारे कौन कौन से हैं और ऑर्गेनिक में कौन से हैं, और हर एक का फिर पर्टिकुलर एक फिक्स डिजाइन टेस्ट है। ठीक है जी, चलिए जी, अब बताएं आपको किसको कहाँ पे क्या दिक्कत है। और आप लोग में से कुछ लोग मांग रहे थे कौन सा वाला, जस्ट 1 सेकेंड, ओरिएंटेशन, ये लीजिए बेटा जी। आपको ये स्लाइड का फोटो नहीं खींचा था ना उस टाइम, मैंने जब बोला था तब आपने क्लिक नहीं किया। हबीबा बस 2 मिनट दो मुझे प्लीज, फटाफट से इसका पिक्चर आप क्लिक कर लो। और जितने ने भी क्लिक क्लिक कर लिया है, प्लीज एक बार हैंड यस मैम करके मैसेज कर दो। बिकॉज अभी बीच में बच्चे कह रहे थे ना कि मैम हमको उसका स्क्रीनशॉट खींचना है। फटाफट से फटाफट से फटाफट से ले लिया ना सबने, कोई भी ऐसा जिसको नो मैम है? चलो जी, मुझे नहीं दिख रहा फिलहाल नो मैम वाला। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं अपना, कौन सा आपको चाहिए था, बायोमोलिक्यूल्स का।
लास्ट वाला आपको एक्सप्लेन करना था। देखो बच्चों, मैं आपसे आज से प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप मुझसे को थोड़ा सा भी, हाँ बता रही हूँ आशा जी, बस 2 मिनट दीजिए, ठीक है। अगर आप मुझसे थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हो ना, थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हो अवंती और हम लोगों पे, तो आप प्लीज नेक्स्ट क्लास के लिए, देखो मुझे पता है कि आज की क्लास की स्ट्रेंथ आई गेस मोर देन 30 थी, या उससे भी ज्यादा थी जब 9 बज रहे थे, ठीक है, घड़ी में। बट आई वांट कि अभी जैसे हमारी क्लास की स्ट्रेंथ है लगभग 70 के बराबर के लगभग स्टूडेंट्स हैं, तो आई जस्ट वांट कि वो 70 नहीं तो एटलीस्ट 60, हो सकता है कुछ के लिंक्स में प्रॉब्लम हो, एटलीस्ट 50 से 60 बच्चे ना 9 बजे के लगभग आए, अगर आ जाओगे ना, तो जो मैं 9 से 9:05 तक का आपसे बातें करके आपका टाइम वेस्ट करती हूँ, तो वो चीजें स्किप हो जाएंगी। तो हम क्या कर लेंगे ना, 9 से पढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे पास शार्प 1 घंटा ही होता है, क्योंकि आपको पता है 10-15 पे मेरी दूसरी बैच भी होता है। चलो जी, आशा जी ने कहा है कि ऑर्गेनिक वाला एक बार रिपीट करना है, तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, फटाफट से एक बार फिर से सुन लो आशा। क्या करना है आशा आपको, मैंने आपको एक पत्ती दी है, ठीक है। आपको उस पत्ती का क्या पता करना है, आपको पता करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक लीफ जो आपको मिली है उसमें हम फिक्स अमाउंट ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में TAA भी लिखते हैं, ठीक है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डालेंगे, और फिर उसको कर लेंगे फिल्टर। क्या कर लोगे उसे बेटा, उसे आप फिल्टर कर लोगे। फिल्टर करने पे ठीक है, मैं उसको भी कर दूंगी फटाफट से, बट मुझे 4 मिनट के अंदर बैच वाइंड अप करना है, ठीक है। उसको फिल्टर करने के बाद आप क्या करोगे कि आप उसको क्या हो जाओगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जब हम किसी भी चीज को फिल्टर करते हैं ना, जैसे चाय को भी आप जब आप छानते हो, तो हाँ जी, ड्राई लीव्स का मतलब ही वही है ना कि उसका वाटर उड़ाना है हमें, ठीक है। पायल जी, ये चीज, ये तो आप गूगल भी कर सकते हो ना। चलो, फिल्टर आपने जब उसको करोगे ना, तो आप देखते हो जब भी आप घर में भी चाय बनाते हो छन्नी से, तो नीचे वाला पार्ट लिक्विड हो जाता है, और ऊपर वाला क्या, सॉलिड सॉलिड वाला, जिसमें हमारा अदरक इलायची और चाय पत्ती होती है, वो ऊपर रह जाता है, ठीक है। तो वो जो नीचे वाला पार्ट है ना, जो लिक्विड है, उसे हम कहते हैं आशा फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं उसे आप, फिल्ट्रेट। और जो ऊपर चाय पत्ती वाली छन्नी में रह जाता है, उसे हम कहते हैं रीटेंटेट। क्या कहते हो वैसे आप, साथ में ना आप लिखते भी जाया करो बेटा, जब मैं आपसे बोलूँ ना, मतलब वैसे नहीं, चैट पे भी लिखोगे ना, तो वो चीजें आपकी कहीं ना कहीं मेमोरी में फीड हो जाती है। हाँ जी, देखो लाइबा जी लेके भी आ गई फटाफट। Cl3, क्या है लाइबा, Cl3, COOH, राइट, कुछ ऐसा ही था ना। हाँ जी, ठीक है, ट्रिपल ओ थे। चलिए जी, मिल गया शिवांगी जी, सॉरी आ नहीं गया। कोई बात नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। फिल्ट्रेट जो है वो हमारा कैसा है बच्चे, लिक्विड। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये हमारा जो एसिड सॉल्युबल वाला है वो क्या हो जाएगा, ये हमारे जितने भी लिक्विड हैं वो हमारे क्या है, एसिड सॉल्युबल है, और उसी में हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि जब हम किसी भी उसको क्लासिफाई कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स को, इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो हम पहले तो ये पता करेंगे कि वो एसिड सॉल्युबल है या नहीं है, ठीक है। चलिए जी, फिर आगे हमारी कहानी क्या आ जाती है, एसिड इनसॉल्युबल, सॉरी इनऑर्गेनिक वाले में। ऑर्गेनिक वाला समझ में आ गया। अब आ जाओ इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में मैंने क्या किया, हमने पायल जी को काम दिया था, तो उन्होंने क्या किया, उस ड्राई उसको पहले सुखा लिया। सुखाने से क्या हो गया, सारा का सारा जो पानी है वो उड़ गया, ठीक है। उड़ने के बाद जो मटेरियल बचा उसका, जो सूखी सी पत्ती बची जैसे ये आपको दिख रही है, उसको हमने ले लिया वेट। उसका वेट लेने के बाद उसका असली काम होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चे हमेशा जब हम उसको जला देंगे ना, ये क्या मैंने फायर किया है, आग लगाई है, ठीक है। जब हम उसको जला देंगे ना, तो वो इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट है ना, वो प्रेजेंट होगा हमारे किसमें, राख में। और जो उड़ गया गैशियस फॉर्म में, क्या यहाँ पे क्या लिखा है, रुको मैं इसको, क्योंकि रेड्स है तो शायद आपको दिख ना रहा हो प्रॉपर, ये हमारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो रह गया ना बच्चे, जो हमारा क्या है, इधर पे लिख देते हैं, गैशियस फॉर्म में जो उड़ गया, दैट इज योर क्या है, कार्बन कंपाउंड है, मतलब कि क्या है हमारे ये ऑर्गेनिक वाले हैं, ठीक है। और ये वाला जो है हमारा जो राख वाला पोर्शन बच गया, जिसे हम ऐश कहते हैं, कैश नहीं लिखा है, ये ऐश है, उसको हम कहते हैं, उसमें हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट है। चलिए, और बताइए किसी को कोई दिक्कत अभी तक, फटाफट से पूछिए 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 पूछिए, सबको क्लियर हुआ अब ये। चलिए जी, प्रिया जी आशा जी ने नो मैम कर दिया, तो मेरे को समझ में आ गया। चलिए जी, अब अगर आपको सबको समझ में आ गया है, तो आप लोग क्लास को लीव कर सकते हैं। टाटा बाय बाय, और नेक्स्ट टाइम पे प्लीज टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पता है हम लोग का ये ओपन बैच चलता है, और उसमें हमारे पास टाइम क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। गुड नाइट जी, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू का जवाब है, वेलकम जी। यू टू बेटा जी, लाइबा जी, हैव अ गुड डे। बाय इकरा, बाय मुस्कान।
यू वेलकम इकरा जी। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। यू टू बेटा जी, हैव अ गुड नाइट आशा जी। आई वांट कि आप मेरे साथ हमेशा कंटिन्यू रहें। चलिए जी, फटाफट से जो आप लोग जा लीव कर सकते हैं बैच। चलिए जी, आप 4 रह गए। शिवांगी जी, आपको कुछ पूछना है क्या अभी भी? चलिए, अब अगर आप लोग नहीं जा रहे हैं तो प्लीज मैं अपने एंड से भी उसको डिस्कनेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है।